गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8th। आज हम भारत की खोज पढ़ेंगे। आप हिंदी में फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज हम भारत की खोज का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। अहमदनगर का किला, पंडित जवाहरलाल नेहरू की लिखी हुई ये बुक है। ये किताब जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की लिखी हुई है। भारत की खोज उनकी किताब है। और अहमदनगर का किला, वे जब अहमदनगर जेल में हैं तो वहाँ के वो क्या सोचते हो और वहाँ के बारे में लिखते हैं कि वो किस तरह वहाँ का अपना जीवन बिताते हैं। अहमदनगर का किला 13 अप्रैल 1944 का लिखा हुआ है। ये उनकी डेट पड़ी हुई है। अहमदनगर के किला में मतलब वो हैं कि जेल में हैं और वहाँ वो लिख रहे हैं। ठीक है, ये उनकी 9वीं जेल यात्रा है। अंडरलाइन कर लीजिए, ये उनकी कौन सी जेल यात्रा है? 9वीं जेल यात्रा है। हमें यहाँ आए 20 महीने से भी अधिक समय हो चुका था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि यहाँ पर आए हुए हमें 20 महीने से भी अधिक समय हो चुका था। जब हम यहाँ पहुँचे तो अंधियारे आकाश में झिलमिलाते दूज के चांद ने हमारा स्वागत किया। शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था। तब से हर बार जब नया चांद उगता है तो जैसे मुझे याद दिला जाता है कि मेरे कारावास का 1 महीना और बीत गया। और मतलब ये जो चांद है, ये चांद के सहारे मुझे पता चलता है कि मेरा इस जेल में 1 महीना बीत गया है। चांद मेरे बंदी जीवन का स्थायी सहचर है। चांद जो है मेरे ये जो बंदी जीवन है उसका स्थायी सहचर है। अंडरलाइन कर लीजिए, मतलब स्थायी सहचर मतलब सदैव साथ रहने वाला है। वही मुझे इस बात की याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। वह मुझे याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद जो है उजाला होता है। चलिए आइए, पेज नंबर 2 में हम पढ़ रहे हैं अतीत का भार। ठीक है, अतीत का भार। इसमें फर्स्ट लाइन देखिए, दूसरी जेलों की तरह यहाँ अहमदनगर के किले में भी मैंने बागवानी करना शुरू कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू को बागवानी करने का शौक था। हर किले में वे बागवानी किया करते थे। हर जेल में वो बागवानी किया करते थे। मतलब यहाँ भी उन्हें शौक था, इसलिए यहाँ भी अहमदनगर के किले में भी बागवानी करना शुरू कर दिया। मैं रोज कई घंटे तपती धूप में भी फूलों के लिए क्यारियाँ बनाने में बिताने लगा और इस तरह उनका समय बीतता था। अब वो हमें ये बता रहे हैं कि किस तरह वहाँ की जेल में उनका समय बीतता था। बागवानी करने में समय बीतता था और क्यारियाँ बनाने में घंटों समय उनका बीत जाया करता था। मिट्टी वहाँ की बहुत खराब थी, पथरीली थी और पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई थी। चूंकि यह इतिहास स्थल है, इसलिए अतीत में इसने कई युद्ध और राजमहलों की दुर्भिसंधियाँ देखी हैं। यहाँ का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। घटनाओं की दृष्टि से इसकी कोई विशेष अहमियत भी नहीं है, पर इससे जुड़ी एक घटना आज भी याद की जाती है। यह घटना है चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला की। अंडरलाइन कर लीजिए, चांद बीबी प्रश्न आपका बनता है यहाँ पर। चांद बीबी कौन थी? तो चांद बीबी एक सुंदर महिला थी और उसके साहस की कहानी वह हिम्मत वाली थी जिसने कि अकबर की शाही सेना के विरुद्ध युद्ध किया था और अपनी सेना का नेतृत्व किया था और अंत में उसकी हत्या उसके अपने ही आदमी ने कर दी थी। यहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिए। चलिए इसके बाद आइए, यहाँ तक करिए, आदमी के हाथों में हुई थी। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया कि प्रश्न आपका बनता है चांद बीबी कौन थी? चांद बीबी एक सुंदर महिला थी। चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला थी जिसने अकबर की शाही सेना के विरुद्ध युद्ध किया और उसके ही आदमी ने उसकी हत्या कर दी और उसने अकेले ही अपनी सेना का नेतृत्व संभाला था। इतना आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट लाइन में आइए, नेक्स्ट पैराग्राफ में। खुदाई के दौरान हमें जमीन की सतह के बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से और कुछ गुंबदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। हम बहुत दूर नहीं जा सके क्योंकि ना तो अधिकारियों से उसकी मंजूरी मिली और ना ही हमारे पास इस काम को जारी रखने के साधन थे। अब मैंने कुदाल छोड़कर हाथ में कलम उठा ली है पर मैं जब तक आज़ाद नहीं हो जाता और कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता, मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता। ना ही पैगंबर की भूमिका अख्तियार कर मैं फिलहाल भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ। बचा रहता है अतीत, पर मैं इसके बारे में भी किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह विद्वतापूर्ण शैली में नहीं लिख सकता। मैं पहले की ही तरह अपने आज के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके ही उसके बारे में कुछ लिख सकता हूँ। गेटे ने एक बार कहा था कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। अतीत का दबाव भला हो या बुरा दोनों तरह अभिभूत करता है। कभी कभी यह दबाव दमघोटू होता है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती है, मसलन भारत और चीन की सभ्यताएं। आखिर मेरी विरासत क्या है?
अब पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मेरी विरासत क्या है, जो मेरा अपना है, जो मेरा पूर्वजों से मैंने प्राप्त किया वो क्या है, और मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ, मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ जिसको कि मैं आगे ले जा सकता हूँ। क्या इन सब का जिसे मानवता ने दसियों हजारों साल के दौरान हासिल किया, उसकी विजयों के उल्लास का, उसकी पराजयों की दुखद यंत्रणा का, मानव के उन हैरत अंगेज साहसिक कार्यों का जिनकी शुरुआत युगों पहले हुई और जो अब भी जारी है और हमें आकर्षित करती है। मैं इन सब का वारिस हूँ, साथ ही उस सब का भी जिसमें पूरी मानव जाति की साझेदारी है। हम भारतवासियों की विरासत में एक खास बात है जो अनोखी नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता। अलबत्ता एक बात हम लोगों पर विशेष रूप से लागू होती है जो हमारे रक्त मांस और अस्थियों में समाई है। इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है और हमारा भावी रूप बनेगा। लास्ट पैराग्राफ में इसी विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने की बात एक लंबे अरसे से मेरे मन में घर किए है। मैं इसी के बारे में लिखना चाहता हूँ। विषय की कठिनाई और जटिलता मुझे भयभीत करती है। मुझे लगता है कि मैं सतही तौर पर इसका स्पर्श ही कर सकता हूँ। अब उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि अब मैंने मतलब प्रारंभ कर दिया है, लिखना प्रारंभ कर दिया। अब मैंने कुदाल को छोड़ करके क्या उठा लिया है, पेन उठा ली है और कलम उठा ली है और कलम में अब मैं लिखना प्रारंभ कर रहा हूँ। और मैं क्या लिख रहा हूँ, आखिर मेरी विरासत क्या है, मैं पहले ये जानना चाहता हूँ और मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ, इन सब के बारे में मैं लिख रहा हूँ। क्या इन सब का जिसे मानवता ने दसियों हजारों साल, क्या मैं उन सब का उत्तराधिकारी हूँ जो मानवता ने दसियों हजारों साल के दौरान हासिल किया, जो मैंने इसे हासिल किया है इतने सालों से, मतलब कि जो कि दास हैं हम और हम गुलाम हैं, उन सब का क्या मैं उन सब का उत्तराधिकारी हूँ। उनकी विजयों के उल्लास का क्या कि और किस प्रकार विजय मिली और उन सब के की प्रसन्नता का क्या मैं उनका उत्तराधिकारी हूँ। उनकी पराजयों की दुखद यंत्रणा का, जब वो हार गए तो उनकी दुखद यंत्रणा जो उन्होंने दुख का अनुभव किया, क्या मैं उसका उत्तराधिकारी हूँ। मानव के उन हैरत अंगेज साहसिक कार्यों का, मानव ने जो उन हैरत अंगेज कार्य किए, उन साहस भरे कार्यों का क्या मैं उत्तराधिकारी हूँ। जिनकी शुरुआत युगों पहले हुई थी, जिनकी युगों पहले शुरुआत हुई, क्या मैं उनका अधिकारी हूँ और अब भी जारी है और हमें आकर्षित करती है। मैं इन सब का वारिस हूँ, क्या मैं इन सब का वारिस हूँ, साथ ही हम सब का भी साथ ही उस सब का भी जिसे पूरी मानव जाति की साझेदारी है। मैं उस सब का भी उत्तराधिकारी हूँ जिसे मानव जाति की साझेदारी है, पूरी संपूर्ण मानव जाति जो है जिसमें मिलकर रहती है। हम भारतवासियों की विरासत में एक खास बात है जो अनोखी नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता। कोई भी व्यक्ति जो है दूसरों से एकदम अलग नहीं होता, कुछ मिलता जुलता रहता है। अलबत्ता एक बात हम लोगों पर विशेष रूप से लागू होती है जो हमारे रक्त मांस और अस्थियों में समाई होती है। इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है और हमारा भावी रूप बनेगा। इसी विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने की बात एक लंबे अरसे से मेरे मन में घर किए हुए। मैं इसी के बारे में लिखना चाहता हूँ और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है इसी के बारे में आगे लिख रहे हैं। विषय की कठिनाई और जटिलता मुझे भयभीत करती है कि ये मेरा जो विषय है वो बहुत कठिन है और इसे मैं कैसे लिखूंगा, क्या मैं संपूर्ण ढंग से इसे लिख पाऊंगा। मुझे लगता है कि मैं सतही तौर पर इसका स्पर्श ही कर पाऊंगा। मैं मतलब केवल इसके बारे में छू ही पाऊंगा। स्पर्श करना मतलब छूना या छूना, मैं केवल स्पर्श भी कर पाऊंगा, ऐसा उन्हें लगता है पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो आपने फर्स्ट चैप्टर में ये चीज़ जानी। पेज नंबर 1 में आपने जाना कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं जेल में हैं। ये उनकी 9वीं जेल यात्रा है। अहमदनगर के किले में वे रह रहे हैं और केवल चांद बस उन्हें दिखाई देता है। चांद जो है लगातार रोज आता है, रोज निकलता है, इसलिए उन्होंने स्थायी सहचर उसे कहा, स्थायी सहचर कहा, अपना उन्हें स्थायी सहचर बताया। उसके बाद उन्होंने हमें बताया कि चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला थी जिसने कि अकबर की शाही सेना के विरुद्ध युद्ध किया और युद्ध करके और तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया और अंत में उसकी हत्या उसके अपने ही आदमी ने कर दी थी। खुदाई के दौरान हमें जमीन की सतह के बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से और कुछ गुंबदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से भी मिले हैं। और ये उन्होंने बताया खुदाई के दौरान हमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं। बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से और कुछ गुंबदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से भी मिले हैं। हम बहुत दूर नहीं जा सके क्योंकि ना तो अधिकारियों ने से उसकी मंजूरी मिली और ना ही हमारे पास इस काम को जारी रखने के साधन मिले।
फिर अतीत का दबाव में उन्होंने बताया कि मैं किन किन चीज़ों का वारिस हूँ और मुझे क्या कार्य करना है और मैं कैसे कैसे इन कार्यों को कर सकता हूँ। ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आपकी इस पुस्तक में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत के इतिहास के बारे में बताया है कि भारत जो है किस तरह मतलब भारत का इतिहास कैसा है, सारी जानकारी आपको इस पुस्तक में मिल जाएगी। एक तरह से अभी आप हिस्ट्री जो है इंग्लिश में पढ़ रहे हो और आपको हिंदी में भी आपको इसको हिस्ट्री पढ़नी है। ठीक है। आगे आप पूरी हिस्ट्री जो है उनकी की जानकारी हासिल करेंगे। सेकेंड चैप्टर में आपका तलाश है। ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर आपका आज ओवर हो गया। इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए।